मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा आज हम पहले लॉ जरा मैं आपको थोड़ी सी पढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा पिछली क्लास में हमने वोटिंग राइट्स का लास्ट सेक्शन किया था, सेक्शन 47 था वो आपका। आज हम स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 48 से, जो क्या कहता है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल है। अच्छा पहले एक बात समझो, वेरिएशन वर्ड का क्या मतलब है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स के राइट्स को, उनके हकों को बदल रही है। ठीक है, इसके लिए अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है वो मैंने आपको थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से समझाया, जरा देखना। अच्छा वैसे आपने पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ शेयर्स बेसिकली दो हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अच्छा इक्विटी भी दो हैं, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। चलो एक बार देखते हैं। मैंने आपको कंपनी की एक बैलेंस शीट दी है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह की स्टैंड कर रही है। विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। और विद डीवीआर मतलब विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। ठीक है, तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको कितने नजर आते हैं। मुझे दो क्लासेस नजर आती हैं। मैं इसे कह लेता हूं क्लास 1 विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, और मैं इसे कह लेता हूं क्लास 2 विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स की दो क्लासेस मुझे इस एग्जांपल में नजर आती हैं। अब सुनो, ध्यान से सुनना। कंपनी ने डीवीआरस, मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे ना डीवीआरस के बारे में जरा करूंगा। मैं बेस किसको लेके चल रहा हूं, मैं डीवीआर को बेस लेके चल रहा हूं, तो डीवीआर पे थोड़ा ध्यान देना। कंपनी ने ये डीवीआरस जब इशू करे थे ना, कंपनी ने जब डीवीआरस क्या करे थे, इशू, कंपनी ने कहा था कि आपका वोटिंग का राइट कितना होगा, 10 शेयर्स पे आपको मिलेगा 1 वोट। ये शेयर होल्डर का राइट था। कौन से शेयर होल्डर्स का ये राइट था, इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का ये राइट था, वोटिंग राइट था कि उन्हें 10 शेयर पे 1 वोट उन्हें डालने को मिलेगा। अब कंपनी क्या करना चाहती है, उनके इस राइट को बदलना चाहती है, इसमें चेंज लाना चाहती है। तो कंपनी ने क्या कहा, प्रपोज्ड वोटिंग राइट। कंपनी कह रही है हम आपके ना राइट को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम आपके राइट को, आपके हक को कम कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। पहले आपको 10 शेयर पे 1 वोट मिलता था, अब हम आपको 20 शेयर पे 1 वोट देंगे। मतलब सीधे सीधे आपका राइट आधा हो गया। पहले 10 शेयर पे 1 वोट मिलता था, अब आपको 20 शेयर पे 1 वोट मिलेगा। तो देयरफॉर कंपनी इज प्लानिंग टू वेरी राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, दैट इज डीवीआर। यानी याद रखना, कंपनी सिर्फ कौन से शेयर होल्डर्स के राइट को वेरी कर रही है, शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के राइट को क्या कर रही है, वेरी। कौन से राइट को वेरी कर रही है, वोटिंग राइट को क्या करना चाहती है, वेरी। अब इसके लिए सेक्शन 48 ने क्या क्या बातें कही वो जरा समझोगे। सबसे पहले ऑथराइजेशन, याद रखना, ध्यान से सुनना। शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन सिर्फ तभी हो सकता है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पावर कंपनी को दे। ठीक है, तो अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ने कंपनी को शेयर होल्डर के राइट को वेरी करने की पावर दी है तो वेरिएशन हो सकता है। अच्छा अभी सुनना एक बात और है इसमें, वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय टर्म्स ऑफ इशू। ब्रैकेट्स में लिखा है इफ नो पावर इज कंटेन्ड इन एमओए और एओए। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है।
पता है मुझे ना इस दोनों पॉइंट्स को पढ़ के एक बात समझ आई। अगर एमओए या एओए ने शेयर होल्डर के राइट को वेरी करने की पावर दी है तो आप वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आएगी जब मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ने शेयर होल्डर के राइट को वेरी करने की पावर नहीं दी है, दिक्कत तब है। तो उन्होंने पता है इस केस में क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ने वेरिएशन की पावर नहीं भी दी है ना, तो भी आप वेरिएशन कर सकते हो। शर्त एक है, क्या शर्त है? दैट वेरिएशन मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय टर्म्स ऑफ इशू। मैं आपको एक बार जरा समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू, समझना बहुत सिंपल। पता है मैं डीवीआरस की बात कर रहा हूं। कंपनी ने जब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये डीवीआरस इशू करे थे ना, जब इशू करे थे तो उसी टाइम पे, इशू करने के टाइम पे कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स से कहा था कि भैया कभी भी फ्यूचर में कभी भी हम तुम्हारे राइट्स को वेरी नहीं करेंगे। ये कंपनी ने कब कह दिया था? ये कंपनी ने उसी वक्त कह दिया था जब कंपनी ने ये डीवीआरस इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करे थे? इशू। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने इशू करने के टाइम पे ही ये कह दिया था कि हम आपके राइट्स को वेरी नहीं करेंगे, तो याद रखना आपके राइट्स को वेरी नहीं करा जा सकता। बात समझ आई सबको? तो मैंने आपको देखो क्या बात कही, दो बातें हैं। क्या एमओए या एओए में वेरिएशन का क्लॉज मेंशन्ड है या नहीं? मैं बात कर रहा हूं पहली, एमओए एओए में वेरिएशन का क्लॉज मेंशन्ड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन पॉसिबल है ना। अच्छा, व्हाट इफ एमओए एओए में वेरिएशन का क्लॉज नहीं है, तो क्या उस केस में वेरिएशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उस केस में भी वेरिएशन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपने जब ये शेयर्स इशू करे थे ना, उस टाइम पे आपने ये वादा ना करा हो कि हम फ्यूचर में आपके राइट्स को वेरी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने इशू करने के टाइम पे ये वादा कर दिया था कि हम आपके राइट्स को वेरी नहीं करेंगे, तो फिर आप वेरी नहीं कर सकते। हां, अगर उस टाइम पे आपने कोई वादा नहीं करा था वेरी करेंगे वेरी नहीं करेंगे, तो आप वेरी कर सकते हो अगर एमओए एओए में कुछ लिखा नहीं है। और अगर लिखा है फिर तो वादा करा हो या वादा ना करा हो, आप वेरिएशन कर सकते। मेरे ख्याल से बात समझ आई सबको? अच्छा, अगली बात करते हैं। देखो अगली बात, ये सेक्शन 48 क्या कहता है? कंसेंट। बहुत सिंपल बात सुनो। अब पता है उन्होंने कहा जिस क्लास के राइट्स को आप वेरी करना चाहते हो, तो मेरे को बताओ यहां पर मैं किस क्लास के राइट्स को वेरी करना चाहता हूं? मैं इस क्लास के क्लास 2 के राइट्स को मैं वेरी करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जिस क्लास के राइट्स को आप वेरी करना चाहते हो ना, उस क्लास का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। वेरी करने से पहले उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। किसमें? लिखित में आपको उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूछा सबका चाहिए क्या? उन्होंने कहा सबका नहीं चाहिए, मिनिमम 3/4। मतलब मुझे बताओ 10,000 है ना, 10,000 है, आपको मिनिमम कितनों का कंसेंट लेना पड़ेगा? आपको 7,500 शेयर्स का, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 7,500 शेयर्स, उनका क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा एटलीस्ट। अच्छा, अब एक बात और है, या आप क्या कर सकते हो, सुनो, या तो आप उनका कंसेंट ले लो, ठीक है, लिखित में उन सबसे ले लो कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है वेरिएशन में। या आप क्या करो, उन सबको जनरल मीटिंग में बुलाओ और क्या पास करवा लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो। स्पेशल रेजोल्यूशन में भी आपको एटलीस्ट कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? 75%। यानी नोटिस देखो, बात देखो, या तो आप क्या करो, सबसे लिखित में ले लो
ठीक है, एटलीस्ट कितने लोगों का कंसेंट ले लो, 7500 शेयर होल्डर्स का कंसेंट ले लो, या मैं बोलूं शेयर होल्डर्स होल्डिंग 7500 शेयर्स का आप कंसेंट ले लो लिखित में, या आप क्या करो उन सबको जनरल मीटिंग में बुलाओ और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो। और आपको अच्छी तरह पता है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए भी आपको कितने लोगों का कंसेंट चाहिए, मिनिमम 7500 शेयर्स का, ठीक है। तो या तो उनका लिखित में कंसेंट ले लो, ठीक है, या उन्हें जनरल मीटिंग में बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। दोनों ही केसेस में आपको मिनिमम कितना चाहिए, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 7500 शेयर्स एटलीस्ट। अच्छा, फिर क्या बात आती है, थर्ड पॉइंट आता है कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर क्लास ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा हम एक क्लास के राइट्स में वेरिएशन कर रहे हैं, अगर एक क्लास के राइट्स में वेरिएशन करने की वजह से दूसरी क्लास के राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब सुनो, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम डीवीआर के वोटिंग राइट्स में चेंज कर रहे हैं और डीवीआर के वोटिंग राइट्स में चेंज करने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स के राइट में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो एक क्लास के राइट्स में वेरिएशन करने की वजह से दूसरी क्लास के राइट्स में भी वेरिएशन आ रहा है, तो आपको दूसरी क्लास का भी कंसेंट लेना पड़ेगा लिखित में, कितना, उतना ही, एटलीस्ट 3/4, पक्का। तो यहां पर मेरे को एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पे सुनो, यहां पर बताओ, इस वाले केस में आप डीवीआरस के वोटिंग राइट्स में चेंज कर रहे थे, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप डीवीआर के राइट्स में चेंज कर रहे हो और उसकी वजह से चेंज क्लास 1 के राइट्स में भी आ रहा है, तो आपको इनका भी एटलीस्ट कितना कंसेंट चाहिए, 3/4। तो 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख का 3/4 कितना हुआ, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 75,000 शेयर्स, वो भी अपना कंसेंट देंगे लिखित में, तभी वेरिएशन हो पाएगा। अच्छा, ये रूल तभी अप्लाई करेगा जब एक क्लास के राइट्स चेंज होने की वजह से दूसरी क्लास के राइट्स में भी क्या पड़ रहा है, इफेक्ट। अच्छा, अब आता है फोर्थ पॉइंट, ध्यान से सुनना, राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। उन्होंने कहा है, मैं चलो आपको ना थोड़ा सा ये बात जरा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, यहां पर देखना मेरी बात, देखो यहां पर देखना जरा एग्जांपल, बात समझना सब ध्यान से। सपोज आपने जो डीवीआर हैं, कितने शेयर्स थे पहले बताओ, 10,000 शेयर्स, ठीक है। आप इनके वोटिंग राइट्स में क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, तो इनका क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा लिखित में, या पास करें स्पेशल रेजोल्यूशन। सुनो, अब इसमें से फेवर में 85% फेवर में, मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग 8500 शेयर्स फेवर में है, और अगेंस्ट में 15% है, मतलब शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1500 शेयर्स वेरिएशन के अगेंस्ट है। तो क्या तुम मेरे को बताओ कौन अगेंस्ट है, 1500 शेयर्स, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1500 शेयर्स अगेंस्ट है। पहले मुझे एक बात बताओ, वेरिएशन होगा या नहीं, वेरिएशन तो होगा, क्योंकि आपको वेरिएशन करने के लिए मिनिमम 75% चाहिए था, यहां तो 85% है, तो वेरिएशन होगा। लेकिन जो अगेंस्ट है ना, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। मैंने आपको पहले भी मतलब बताया ना, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, जिन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया, उन्हें हम डिसेंटिंग कहते हैं। तो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्या कंपनी ने उनको कोई राइट दिया है क्या, बिल्कुल दिया है कंपनी ने उनको राइट। क्या दिया है वो आपने मेरे से समझना है। देखो क्या राइट दिया है, उन्होंने कहा है होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास हु हैड नॉट कंसेंटेड फॉर सच वेरिएशन, मतलब जो इस वेरिएशन के क्या थे, अगेंस्ट थे, जो इस वेरिएशन के खिलाफ थे, or had not voted in favor of special resolution can file an application to NCLT। मतलब ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है ना 15%, ये चाहे तो
उस वेरिएशन के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास, और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनसीएलटी से कि भैया इस वेरिएशन को कैंसिल करा जाए। अच्छा, क्या समय, कितने समय में ये एप्लीकेशन फाइल करनी है? कंसेंट देने के या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 21 दिनों के अंदर अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ये एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, वेरिएशन शैल नॉट हैव एनी अफेक्ट अनलेस कंफर्म्ड बाय एनसीएलटी, यानी एक बात याद रखना, जब तक एनसीएलटी कंफर्म ना कर दे वेरिएशन या वेरिएशन रिजेक्ट ना कर दे, तब तक वेरिएशन को इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। यानी वेरिएशन लागू, बात समझना, वेरिएशन लागू तभी होगी जब एनसीएलटी उसको क्या करेगा, कंफर्म करेगा। जब तक एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, एनसीएलटी का कोई डिसीजन नहीं आया, तब तक वेरिएशन कंफर्म नहीं किया जाएगा। अच्छा, एनसीएलटी कंफर्म भी कर सकता है, मतलब कह सकता है वेरिएशन लागू होगा, या वेरिएशन की एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है, या वेरिएशन को कैंसिल कर सकता है। सच ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल शेयर होल्डर्स, और जो एनसीएलटी का फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, सारे शेयर होल्डर्स को उस फैसले को मानना पड़ेगा। और कंपनी एनसीएलटी के एक ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करेगी विद इन 30 डेज। अच्छा, लास्ट आता है, अगर कंपनी ने सेक्शन 48 के किसी प्रोविजन का डिफॉल्ट करा तो फाइन लगेगा मिनिमम 25,000, मैक्सिमम जा सकता है 5 लाख तक। और जो ऑफिसर है जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है उसको इंप्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 6 महीने की, या फाइन लगेगा मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख, या फिर दोनों भी लग सकते हैं। यह आपका बताओ कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब मैं आपको ना 3 छोटे छोटे सेक्शन 49, 50 और 51 और करा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे सिंपल से सेक्शन। यहां पर देखो, सेक्शन 49 क्या कहता है? कॉल ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। ये मैं आपको ना यहां पर ना एक बैलेंस शीट एक छोटी सी बनाऊं, बात समझना मेरी। ये आपकी ना इक्विटी शेयर कैपिटल है। पता है, जैसे मैं अगर आपको थोड़ी सी एक बात करूं ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स की ना बैलेंस शीट में 2 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। पता है 2 क्लासेस, इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो क्लास फर्स्ट है ना, इसमें 10,000 शेयर्स हैं एट ₹8 पेड अप, 80,000 रुपए। और ये जो सेकंड क्लास है इसमें 5,000 शेयर्स हैं एट ₹6 पेड अप, 30,000 रुपए। मतलब इन क्लासेस का पेडअप क्या है? डिफरेंट है। इस क्लासेस का पेडअप क्या है? डिफरेंट है। और याद रखना, क्योंकि इन क्लासेस का पेडअप डिफरेंट है तो हम इसे ना एक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं मानते हैं, बल्कि हम इसे 2 क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स मानते हैं। अब सुनना, अब उन्होंने सेक्शन 49 में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कॉल ऑन शेयर्स ऑफ सेम क्लास टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। बहुत सिंपल है, मेरी बात सुनना। इसको देखो, फर्स्ट क्लास को, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्लास में कितने शेयर्स हैं? 10,000। एक शेयर पे पेड अप कितना है? 8 रुपए। सेक्शन 49 ने कहा कि अगर आप क्लास 1 से कॉल मंगवा रहे हो ना, कितने रुपए की फाइनल कॉल? 2 रुपए की फाइनल कॉल। तो याद रखना, वो यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगवाओगे आप। किस पे मंगवाओगे? यूनिफॉर्म बेसिस पे। क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्म बेसिस पे? गलती से भी ना ऐसा मत कर देना कि 10,000 शेयर्स थे फर्स्ट क्लास में, उसमें से 7,000 शेयर्स से तो 7,000 शेयर्स पे तो आपने 2 रुपए की कॉल मंगवा ली, फाइनल कॉल, और बचे 3,000 शेयर्स, इनसे कॉल मंगवाई ही नहीं। तो इनसे तो कॉल मंगवाई,
₹2 के हिसाब से 14,000 रुपए, और 3,000 शेयर्स पे कोई कॉल नहीं मंगवाई। याद रखना, अगर ₹2 की कॉल मंगवाओगे फर्स्ट क्लास से तो सबसे मंगवाना, 10,000 के 10,000 से मंगवाना, नहीं तो एक से भी मत मंगवाना। पार्शियलिटी मत करना कि भैया 10,000 शेयर्स में से 7,000 पे तो कॉल दो और 3,000 शेयर्स पे कॉल देने की जरूरत नहीं है। मतलब जो शेयर होल्डर 7,000 शेयर्स होल्ड करते हैं उनसे तो आप कह रहे हो कॉल दो, और जो शेयर होल्डर्स 3,000 शेयर्स होल्ड करते हैं उन पे आप कह रहे हो कॉल मत दो। ये तो पार्शियलिटी है, और एक क्लास के अंदर पार्शियलिटी नहीं होगी। तो अगर कॉल मंगवा रहे हो तो 10 के 10 से मंगवाओ, नहीं तो आपको किसी से भी कॉल मंगवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ₹2 की कॉल क्लास 1 से मंगवा रहा हूं तो क्या जरूरी है कि मैं ₹2 की कॉल क्लास 2 से भी मंगवाऊं? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो क्लास ही डिफरेंट हो गई ना। उन्होंने जो ये कहा है ना, ये सेक्शन 49, दिस इज एप्लीकेबल ऑन सेम क्लास, मतलब उन्होंने कहा है एक क्लास के अंदर पार्शियलिटी मत करना। अगर क्लास बदल गई तो हो सकता है पेड अप भी बदल जाए, फाइनल कॉल भी बदल जाए। मतलब इनसे ₹2 मंगवाए तो जरूरी है मैं क्लास 2 से भी 2 मंगवाऊं? नहीं, इनसे तो मैं पूरे 4 मंगवा सकता हूं, या चाहो तो ₹1 मंगवा लो। बात समझ आई? तो उन्होंने कहा एक क्लास के अंदर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर क्लासेस डिफरेंट हो गई तो पार्शियलिटी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 49। अच्छा, एक और सेक्शन करेंगे छोटा सा, सेक्शन 50, कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, मीनिंग आप सबको पता है कॉल्स इन एडवांस का, सबने पढ़ा हुआ है। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या मतलब है कॉल्स इन एडवांस का? कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? वो पैसा जो कंपनी ने शेयर होल्डर से बुलवाया नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने कंपनी को वो पैसा पे कर दिया है। मतलब बुलवाए बिना जो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कंपनी एक्सेप्ट तभी कर सकती है व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब कॉल्स इन एडवांस कंपनी ले सकती है, नहीं ले सकती, पावर कौन देता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देता है। कंपनी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और नॉट। मतलब कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा शेयर होल्डर को। अगर तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बात सुनना पड़ी, काम की बात बता रहा हूं, अगर तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो इंटरेस्ट दिया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो इंटरेस्ट कहां से दिया जाएगा? तो इंटरेस्ट दिया जाता है आउट ऑफ कैपिटल। तो मुझे बताओ, अगर तो प्रॉफिट्स है तो इंटरेस्ट प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा आउट ऑफ, कहां से? आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छी तरह पता है। कॉल्स इन एडवांस का जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 12% पर एनम, और रेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच एवर इज लेस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आर्टिकल्स में रेट मेंशन्ड है 10%, तो कॉल्स इन एडवांस किस रेट पे करनी है? 12% और 10%, विच एवर इज लेस, 10% पे। अच्छा, रेट अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड है 13%, तो 12% और 13%, विच एवर इज लेस, यानी 12% पे। अच्छा, फिर कॉल्स इन एडवांस से वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं शेयर होल्डर्स को। कॉल्स इन एडवांस नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब एक बार अगर आपने कॉल्स इन एडवांस का पैसा कंपनी को पे कर दिया तो कंपनी वो पैसा आपको लौटाने के लिए लायबल नहीं है। 7th पॉइंट है, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज एक्सटिंग्विश्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस पेड। ठीक है, ये तो बात सिंपल है। मैंने बताओ, फ्यूचर का पैसा मैंने एडवांस में पे कर दिया तो फ्यूचर की जो लायबिलिटी है वो उस पैसे से कम हो गई ना जो आपने पे करा है। नहीं समझ आया? मुझे एक बात बताओ, मैं कंपनी को, मेरे पास कंपनी के 2000 शेयर्स थे, ठीक है, ₹8 तो मैं कंपनी को पहले ही दे चुका था जब कंपनी ने बुलवाए थे। ध्यान से सुनना, एग्जांपल देके बता दूं आपको। देखो, मेरे पास कंपनी के 2000 शेयर्स थे, उस पे ₹8, ₹16,000 तो मैं कंपनी को पहले ही दे चुका था। अब 2000 पे ₹2, ₹4000। सुनो, ये ₹4000 कंपनी ने मुझसे अभी बुलवाए नहीं,
मैंने फिर भी ये पैसा कंपनी को क्या कर दिया, पे, मतलब बुलवाए बिना आपने ये पैसा कंपनी को क्या कर दिया, पे। तो इसी पैसे को क्या नाम देंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो उन्होंने कहा शेयर होल्डर की जो फ्यूचर लायबिलिटी है ना, वो उस पैसे से कम हो जाएगी जितना पैसा उसने कॉल्स इन एडवांस का पे करा है। मुझे एक बात बताओ, वैसे आपकी फ्यूचर लायबिलिटी कितने की थी, 16 तो मैं दे चुका था, मेरी फ्यूचर लायबिलिटी 4000 की थी। उन्होंने कहा ये आपकी फ्यूचर लायबिलिटी है, इसको उतने पैसे से कम कर देना जो आप दे चुके हो। तो मैंने बताओ 4000 की लायबिलिटी थी, मैंने कंपनी को कितना दे दिया था, 4000 दे दिया था, तो मेरी फ्यूचर लायबिलिटी कितनी हो गई, नील। सारा पैसा दे तो चुका हूं, तो लायबल किस बात के लिए होऊंगा। फिर पढ़ो लास्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, वाइंडिंग अप के केस में, सुनना, वाइंडिंग अप के केस में कॉल्स इन एडवांस प्लस इंटरेस्ट इज टू बी रीपेड इन प्रायोरिटी ओवर कैपिटल। मेरी एक छोटी सी बात मैं यहां पर भी आपसे जरा करना चाहता हूं, सुनना मेरी बात। आपको पता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी क्या होती है, वाइंड अप, तो मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो पहला नंबर किसका आता है, सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है आउटसाइडर्स की, जो बाहर वाले हैं उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। फिर नंबर आता है शेयर होल्डर्स का, फिर नंबर आता है शेयर होल्डर्स की कैपिटल का, ठीक है। तो पहले नंबर बाहर वालों का आएगा, फिर अंदर वालों का नंबर आएगा ना। तो पहले आउटसाइडर्स का नंबर है, फिर शेयर होल्डर्स का नंबर है। अब सुनो, उन्होंने कहा जब कंपनी वाइंड अप होगी ना, तो आउटसाइडर्स को देने के बाद, ध्यान से सुनना, आउटसाइडर्स को देने के बाद और शेयर होल्डर्स की कैपिटल लौटाने से पहले, यानी समवेयर यहां पर आपको पैसा लौटाना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस का अलोंग विद इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा अगर कंपनी कल को वाइंड अप होती है तो जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा कंपनी ने ले रखा है अलोंग विद इंटरेस्ट, वो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। कब लौटाना पड़ेगा, आउटसाइडर को देने के बाद और शेयर होल्डर्स की कैपिटल लौटाने से पहले आपको कॉल्स इन एडवांस का पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट आपको रीपे करना पड़ेगा। तो याद रखना, ऑर्डर ऑफ पेमेंट अगर मैं बोलूं तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या आएगा, सबसे पहले पेमेंट किसकी करोगे वाइंडिंग अप के टाइम पे, आउटसाइडर की। सेकंड नंबर किसका, कॉल्स इन एडवांस प्लस इंटरेस्ट का। और तीसरा नंबर किसका, शेयर होल्डर्स की कैपिटल का, ठीक है। और लास्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 51, जो कि डिविडेंड के बारे में बात करता है। उसने कहा जनरल रूल क्या है, डिविडेंड इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो जनरल रूल तो ये है कि अगर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है और रेट ऑफ डिविडेंड 20% है, तो 20% ऑफ 10 होगा, यानी 2 रुपए का डिविडेंड। लेकिन उन्होंने कहा अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है तो डिविडेंड कैन बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप अमाउंट। तो मेरे को बताओ, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए है और पेड अप अमाउंट एक शेयर पे 8 रुपए है, तो जनरल रूल तो यह है कि डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे आता है। तो 20% ऑफ 10 रुपए 2 रुपए। लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है तो डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे नहीं, पेड अप पे आएगा। तो 8 रुपीज का 20% यानी 1 रुपए 60 पैसे। तो मुझे दोबारा एक बार बताओ, सेक्शन 51 क्या कहता है, नॉर्मली तो डिविडेंड हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू ही होता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है तो डिविडेंड कैन बी पेड एज अ परसेंटेज ऑफ पेड अप अमाउंट, ठीक है। तो 4 सेक्शंस हमने इस लेक्चर में डिस्कस करे, 48 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी 3 छोटे छोटे करे, 49, 50 और 51। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।